बाय सरकारी और सरकारी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों पर आधारित भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मंगलवार को लॉन्च होने जा रहा है। वित्त मंत्री ने इस साल अगस्त में ही भारत 22 ईटीएफ का ऐलान किया था। मंगलवार को ईटीएफ एंकर इन्वेस्टर के लिए खुलेगा। इसके बाद 15 से 17 नवंबर के बीच रिटेल इन्वेस्टर निवेश कर पाएंगे। और ये भी बताएं कि एनएफओ के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों के लिए 3% डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। रिटेल निवेशक एनएफओ के जरिए 2 लाख तक निवेश कर सकते हैं। एनएफओ में निवेश आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के ऑफिस या फिर वेबसाइट्स के जरिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक को निर्देश के मुताबिक रकम न जमा करने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को अगली सुनवाई में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर से उनकी संपत्ति की जानकारी भी मांगी है। दरअसल कोर्ट कंपनी से 2000 करोड़ रुपए जमा करने को कह चुकी थी। हालांकि कंपनी ने पूरी रकम जमा करने में असमर्थता जताते हुए कहा कि वो सिर्फ 700 करोड़ रुपए ही जमा कर सकते हैं। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर्स को अगली सुनवाई में मौजूद रहने के लिए कहा। कंपनी पर कर्ज का बोझ काफी बढ़ा है। वहीं एनसीआर में कंपनी के कई अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसे देखते हुए रकम जमा करने के निर्देश दिए गए थे। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड पेरेंट कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को एक्सेप्ट डायरेक्टर्स फ्रॉम लेंडर इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर को छोड़कर सबको पर्सनली बुलाया गया है और उनके पर्सनल एसेट्स की लिस्ट भी मांगी गई है और फिर 22 को नेक्स्ट ईयर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे सहयोगी गौरव खोसला ने जेपी के ग्राहकों से बात की है। सुनिए। वेब पोर्टल शुरुआत करने की बात कही गई है कि वेब पोर्टल बनाया जाएगा। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये इन्फॉर्मेशन करेंगे कितने बायर्स हैं और उनमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला कि कितने लोग उसमें फ्लैट चाहते हैं और कितने लोग रिफंड चाहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो कि उसे डेटा कलेक्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास होम बायर्स का। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस हद तक आपको लगता है कि आपको घर मिलेगा और इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के रवैये से हमें बड़ा संतुष्ट है कि जो उन्होंने एक्शन ले रहे हैं वो उन्होंने टाइम नहीं दिया है और विद इन 10 डेज के अंदर जो डिटेल मांगी गई है वो होम बायर के हित में है और पर्सनल एसेट पे ध्यान दिया गया है, उनको एक्सटेंड टाइम नहीं दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सब बायर इस कदम से बड़े खुश हैं। फिलीपींस में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वीं आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन के फिलीपींस दौरे में हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में चल रहे आसियान देशों के सम्मेलन से अलग पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के साथ होना सम्मान की बात है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हम अमेरिका के साथ मिलकर एशिया के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम मिल करके चल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जहां भी गए हैं पिछले दिनों और जहां भी उनको भारत के संबंध में कहने का अवसर मिला है, उन्होंने भारत के संबंध में बहुत ही ऊंचा अभिप्राय व्यक्त किया है। Prime Minister Modi here. We've had him at the White House and he's become a friend of ours and great gentleman doing a fantastic job in bringing around lots of factions in India, bringing them all together. That's what I hear and that's good news and it really is. It's a lot of good reports coming out of India, so congratulations. But it's an honor to be with you. मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पहले भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी अहम बैठक हुई, जिसमें दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती चालबाजियों पर लगाम लगाने पर चर्चा हुई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। 1994 में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आसियान में एशियाई क्षेत्रीय फोरम ARF की स्थापना हुई। ARF के 23 सदस्यों में भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और उत्तर कोरिया शामिल हैं। फिलीपींस के लॉस बैनोस में पीएम मोदी ने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। IRRI में पीएम मोदी ने फावड़े से मिट्टी भी खोदी।
पीएम मोदी ने लॉस बनोस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में राइस फील्ड लैब का उद्घाटन किया। इस लैब का नाम पीएम मोदी के नाम पर ही रखा गया है। श्री नरेंद्र मोदी रेजिलिएंट राइस फील्ड लेबोरेटरी में चावल की गुणवत्ता सुधारने और पैदावार बढ़ाने के तरीके पर रिसर्च होगा। IRRI में पीएम मोदी ने फावड़े से मिट्टी भी खोदी। पीएम मोदी ने IRRI के राइस बैंक में भारतीय चावल की 2 किस्म भी बतौर गिफ्ट दी। पीएम मोदी ने चावल की अलग अलग किस्मों और चावल की खेती के तरीकों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी को भी देखा। इस प्रदर्शनी में बाढ़ वाले इलाकों में उगने वाले चावल, सूखे से प्रभावित इलाकों में उगने वाले चावल और खारे पानी में उगाए जाने वाले चावल की किस्म के बारे में जानकारी दी गई थी। IRRI में बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिक काम करते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों से बातचीत की। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1960 में की गई थी। फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और फिलीपींस की सरकार ने चावल पर रिसर्च के लिए IRRI का गठन किया था। IRRI चावल के बीज की बेहतर गुणवत्ता के विकास और भोजन की कमी के मुद्दे पर काम करता है। 1960 से 1970 के दशक में IRRI ने एशिया में हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही मारपीट की शुरुआत हो गई है। दरअसल सूरत में बीजेपी के उम्मीदवार के दफ्तर पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। सूरत के वराछा सीट के विधायक किशोर भाई कनानी के दफ्तर में अज्ञात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दफ्तर पर हमले के दौरान अराजक तत्वों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की। इस बीच गुजरात दौरे के तीसरे और आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पाटन में रैली को संबोधित किया। राहुल ने यहां मंदिर में पूजा अर्चना की और दलितों से भी मिले। गुजरात की जनता से बिजली छीनो, उनका पानी छीनो, 5-10 बड़े उद्योगपतियों को दो। गुजरात में आज सिर्फ 5-10 उद्योगपति आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बाकी गुजरात आंदोलन कर रहा है। गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 4.33 करोड़ मतदाता हैं। 50,128 पोलिंग स्टेशन पर गुजरात में नई सरकार चुनेंगे। 18 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात चुनावों के नतीजे आएंगे।